हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई मैथ्स मेंटर। इस वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को स्टडी करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने दो पॉइंट्स रखने वाला हूं। माय फर्स्ट पॉइंट इज़, आप इस वीडियो लेसन को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ लास्ट तक देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज आपके माइंड में रह जाती हैं तो आप उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें सेंड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी की इंफॉर्मेशन हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। माय सेकंड पॉइंट इज़, इस वीडियो लेसन्स के थ्रू मैं आपकी क्लास 10 के पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करूँगा विथ एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स पे भी डिस्कशन करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, और जो थोड़े बहुत पॉइंट्स जो लूप होल्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो वो मिस कर देते हैं, जिससे उनका मैथमेटिक्स का मार्क्स में थोड़ा बहुत कमी रह जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, उसको भी दूर करेंगे। हमारा जो मैक्सिमम एफोर्ट होगा वो होगा आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करने के लिए, कि आप किस तरीके से मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स गेन करें। और वही एक्सपेक्टेशन के साथ इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो लेसन है और धीरे धीरे एक एक वीडियो लेसन के थ्रू अपलोड करूँगा मैं, जिससे आपके पूरे सिलेबस को कवर करना है और बहुत जल्द ही आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट टॉपिक इज़ रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में स्टडी करना है तो पहले आप रियल नंबर को समझें कि रियल नंबर होता क्या है। रियल वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स आपके सामने आते हैं वो सब के सब रियल नंबर्स हैं। आप इसको नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स को डिनोट कर देते हो। देयर आर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आपको मैं बता दूं, स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट को आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। आप कोई भी एक पॉइंट, जैसे इस पॉइंट को आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इसको आप एक नंबर असाइन कर दो 0। ये 0 आपका एक रेफरेंस नंबर है। अब इस नंबर के राइट साइड में अगर आप देखो तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब पॉजिटिव नंबर्स को असाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को आप 1 लिखो तो ये पॉइंट आपका 2, ये पॉइंट आपका 3, ये पॉइंट आपका 4 हो जाएगा, एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक वैसे ही 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे स्ट्रेट लाइन पे, वो सब के सब निगेटिव नंबर्स को असाइन करेंगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और भी जितने भी पॉइंट्स है सब पे कोई ना कोई रियल नंबर है यहाँ पे असाइंड है। जैसे 1 और 2 के बीच में जैसे आप देख के चलते हो 1.2 होता है, तो यहाँ 1.2 भी मिलेगा आपको। -2 और -3 के बीच में कोई नंबर हो, आप मान के चलो लाइक -2.3 होगा, तो यहाँ आपको मिलेगा वो नंबर। देयर आर इन्फिनिटली मेनी नंबर्स ऑन दिस नंबर लाइन, और निगेटिव पॉजिटिव हर तरह के नंबर्स इस नंबर लाइन पे हैं। तो ये रियल नंबर को डिफाइन करने का यही एक तरीका है। आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो और वहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब किसी ना किसी पार्टिकुलर रियल नंबर को डिफाइन करेंगे। और इस नंबर लाइन, ये स्ट्रेट लाइन को ही हम नंबर लाइन कहते हैं। ये क्या है? एक नंबर लाइन, या नंबर सिस्टम भी बोलते हैं इसको, नंबर सिस्टम। अभी क्या है कि इसके लिए एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एवरी पॉइंट ऑन दिस नंबर लाइन assigns a unique number. Every point on the number line assigns a unique number. इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। इस नंबर लाइन पे कोई भी इंडिविजुअल पॉइंट आप पहले से आप डिनोट कर दो। सपोज ये पॉइंट हमने डिनोट कर दिया और इस पॉइंट पे हमने चेक किया तो एक नंबर यहाँ पे हमें मिला 0.4। तो वो तो मेजरमेंट, स्केल मेजरमेंट के थ्रू आप पता कर सकते हो कितना यहाँ पे पॉइंट है। तो 0.4 मान के चलते, एज्यूम करके चलते, ये वाला पॉइंट जो है 0.4 नंबर को असाइन कर रहा है। तो अब ये 0.4 जो इस पॉइंट पे असाइन हो गया है, तो अब किसी दूसरे पॉइंट को आप मेजर करोगे कि वहां पे कौन सा नंबर है, तो 0.4 आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यानी 0.4 यूनिकली आपको सिर्फ इसी पॉइंट पे मिलेगा और किसी दूसरे पॉइंट पे नहीं मिलने वाला है। ठीक वैसे ही इसके अगर रिवर्स में जाए, वाइस वर्सा में जाए, तो आप ये कह सकते हो एवरी रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज असाइंड बाय अ यूनिक पॉइंट। तो मीनिंग सेम है दोनों का,
कहने का मतलब ये हुआ कि अब कोई भी एक नंबर आप पिक कर लो, -2 मान लो हम पिक कर ले, तो -2 अगर इस पॉइंट पे है तो अब इस पॉइंट पे कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। -2 है तो सिर्फ -2 ही इस पे असाइन होगा, कोई दूसरा नंबर -3 इस पॉइंट पे नहीं आने वाला है। तो बस स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर है। एक रियल नंबर एक नंबर सिस्टम है जिसको कि स्ट्रेट लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें एक रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा, उस पॉइंट को हम 0 नंबर से असाइन कर देते हैं। उसके राइट साइड में जाएंगे, राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको निगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो ओवरऑल ये एक आइडियोलॉजी है नंबर लाइन नंबर सिस्टम का। रियल नंबर को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। अब आते हैं रियल नंबर की क्लासिफिकेशन पे। तो रियल नंबर को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। वन इज रेशनल नंबर, अनदर इज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आप समझने से पहले ये समझ लें कि रेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्म को हम लोग लेके चलते हैं। दैट फॉर्म इज P/Q। आप कहोगे सर इस फॉर्म में तो हमें फ्रैक्शन मिलता है। ऑब्वियसली फ्रैक्शन मिलता है, तो एक्चुअली रेशनल नंबर कुछ और नहीं है। रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन बोथ आर सेम, because in a fraction we also have the form of P/Q where P is an integer, Q is also an integer and Q not equal to 0। तो ये 3 कंडीशंस जब अप्लाई होती है तब जाके ये क्या बनता है, रेशनल नंबर बनता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कहोगे सर P जैसे कि कोई इंटीजर ले लो, आप P1 ले लो और Q को आप 2 ले लो, तो 1/2 या 1/2 ये क्या एक रेशनल नंबर है? यस है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन तो फुलफिल हो ही जा रहा है। यहाँ पे P1 इंटीजर है, Q2 इंटीजर है एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख लो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये एक एग्जाम्पल हो गया रेशनल नंबर का। वैसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल 0/5। 0/5 अगर लेते हैं, 0/5 लेते हैं तो 0 में आपका P आ गया, यानी P तो इंटीजर है और हम सबको पता है 0 एक इंटीजर है। Q जो कि 5 है यहाँ पे वो भी एक इंटीजर है, और Q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 है जो कि 0 के इक्वल नहीं होता है। तो 0/5 भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो आप कहोगे सर 0/5 को आप क्यों लिख रहे हो? आप 0/5 को तो हम 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक वैसे ही अगर हम देखें निगेटिव रेशनल नंबर में, फॉर एग्जांपल -2/3, ये भी रेशनल नंबर है, एंड एटसेट्रा। जो भी आपके माइंड में आता है, देयर आर सो मेनी रेशनल नंबर्स ओनली सेटिस्फाइंग दिस 3 कंडीशंस एंड P/Q फॉर्म, दैट रियल नंबर मस्ट बी अ रेशनल नंबर। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। तो इरेशनल नंबर आप ये जान लीजिए, जो भी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा उसी को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। बहुत ही सिंपल है, जो भी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर आप ये 3 कंडीशन चेक करते हो और इन तीनों कंडीशन को चेक करने के बाद वो रियल नंबर कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। पर आप कहोगे सर Q नॉट इक्वल टू 0 वाला केस अगर आप मान ली फुलफिल नहीं होता है तो क्या वो इरेशनल हो जाएगा? तो Q नॉट इक्वल टू 0 सिर्फ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि Q इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो वो नंबर ही डिफाइन नहीं होगा, यानी वो रेशनल नंबर तो छोड़िए, वो रियल नंबर ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं देता हूं 4/0, तो 4/0 क्या कोई रियल नंबर है? नो, 4/0 इज नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर इस नंबर लाइन पे असाइन नहीं होता, इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाए तो वैसा कोई भी रियल नंबर रियल वर्ल्ड में है ही नहीं। देयर इज नो रियल नंबर लाइक 4/0। इस तरह का कोई भी रियल नंबर नहीं होता है। इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, जब भी आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई नंबर लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में कोई नंबर लिखते हैं, तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 जैसे ही वो हो जाएगा वो नंबर रहेगा ही नहीं, दैट इज नॉट अ नंबर। तो उसी तरीके से जब नंबर ही नहीं है तो ये इरेशनल नंबर कैसे हो जाएगा? तो मेरा ये कहना है कि आप इस पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो इरेशनल नंबर के लिए। आपको इन दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन को फेल करना है, यानी आप इन दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तब वो रियल नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख के दिखाते हैं आपको √2/5,
√2/5 में अगर आप देखो तो ऊपर जो p है वो √2 है, √2 जो कि एक इंटीजर नहीं है और 5 जो कि एक इंटीजर है। तो आप कहोगे सर q इज एन इंटीजर तो सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे, पर p इज एन इंटीजर सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे p का वैल्यू √2 है और √2 एक इंटीजर नहीं होता है। तो आप कह सकते हो कि ये रेशनल नंबर नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसी तरीके से आप भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके माइंड में आएंगे, √3/√7। देयर आर सो मेनी इरेशनल नंबर्स। क्यूबिक में भी ले सकते हो आप, फॉर एग्जांपल क्यूबिक रूट ऑफ 10/√4, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। √4 आप कहोगे √4 तो भाई √4 का वैल्यू तो 2 हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का वैल्यू तो आपका इंटीजर नहीं है ना। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे एक स्पेशल काइंड ऑफ नंबर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको ये डिस्क्राइब करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। फॉर एग्जांपल √9/√16, ये अगर नंबर मैं आपको देता हूं और आपसे पूछता हूं मैं क्या ये रियल नंबर है, रियल नंबर तो है बट क्या ये रेशनल नंबर है? ओके लेट्स सी। √9 का वैल्यू सबको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज ऑलवेज इक्वल टू 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज ऑलवेज इक्वल टू 4। तो 3/4 के फॉर्म में ये आ गया। मेरा ये कहना है कि अभी जो आप लिखे थे इसको रूट के फॉर्म में, तो ये आपको रेशनल ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि ऊपर में रूट है नीचे में रूट है, पर उस पर आपको फोकस नहीं रखना। आपको बस ये देखना है कि अगर उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें, उस रूट को कैंसिल करके अगर वो किसी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा है तो हमको वहां भी जाना होगा और वहां पे लिखने के बाद आप देखो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आ जाए उसके बाद चेक करो कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो 3 जो कि इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, तो ये तो फुलफिल हो जा रहा है। इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है? दिस इज अ रेशनल नंबर। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं रेशनल नंबर का। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं 3√2/5√2। तो आप कहोगे सर यहां तो √2 दोनों में ऊपर नीचे आ गया, इसका मतलब तो ये पक्का रेशनल नहीं होगा। लेकिन हमने क्या कहा कि आप यहां पे डिसाइड नहीं करोगे, आपको ये भी देखना है कि क्या ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्या यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तो आप उसको पहले कैंसिल कर दो, उसके बाद चेक करो कि क्या आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आया है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 3/5। तो 3/5 अगर आप देखोगे तो 3 तो इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है और 5 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के लिए आपको सिंपलेस्ट फॉर्म कैलकुलेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है एंड डिनोमिनेटर 0 का इक्वल नहीं है, तब जाके वो रेशनल नंबर होगा। अदरवाइज बाकी सारे केस में क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आपने जो नोटिस किया होगा P/Q का फॉर्म जो भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं, यहाँ पे बहुत ही केयरफुली आपको कैंसल आउट और रूट के वैल्यू पे आपको फोकस रखना है। कभी कभी रूट क्यूबिक रूट में आपको दे देगा क्यूबिक रूट ऑफ 27, तो आप क्यूबिक रूट का कैलकुलेशन कर लो, 27 का क्यूबिक रूट 3 होता है। तो उस तरीके से भी आप सॉल्व करके रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पता कर सकते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको ले आओ, उसके बाद चेक कर लो एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो वो रेशनल और इरेशनल होगा, ये आपको मालूम चल जाएगा। अब आपके रेशनल और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, तो रेशनल और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। दो रेशनल नंबर को अगर आप ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल a/b और प्लस c/d, ये दोनों क्या है, एक रेशनल नंबर्स है, पहले से हमने बता दिया है। a/b c/d बोथ आर रेशनल नंबर्स। तो ऐसे केस में जो आप इनको ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। और अगर आप इनको सब्ट्रैक्शन में ले आओगे, लाइक a/b माइनस c/d कैलकुलेट करोगे, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। ये प्रॉपर्टीज है इनकी। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको रेशनल नंबर ही मिलता है। और अगर आप एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड भी करोगे तो भी आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। पर यहां पे आपको केयर रखना है कि जो दूसरा वाला रेशनल नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड c/d नॉट इक्वल टू 0। ये भी आपको नोटिस करना है, क्योंकि 0 एक रेशनल नंबर होता है। तो जब डिवीजन वाला केस लेंगे तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा
कि जिसके नीचे आप डिवीजन में जो रेशनल नंबर ले आ रहे हो वो नीचे वाला रेशनल नंबर, डिवीजन वाला रेशनल नंबर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। a अपॉन बी जीरो के इक्वल हो सकता है बट c अपॉन डी जीरो के इक्वल नहीं होगा। इन तीनों केस में c अपॉन डी जीरो के इक्वल हो सकता है। तो इफेक्टिवली ये चार प्रॉपर्टीज आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब आते हैं इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पे। अगर मान के चलिए d अपॉन e अपॉन f एंड g अपॉन h आर इरेशनल नंबर्स, अगर ये दोनों आपके इरेशनल नंबर्स हैं तो अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, मान के चलिए आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा कि इरेशनल मिलेगा। यू कांट से एनीथिंग, कांट से, ये रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूं √2/4 प्लस माइनस √2/4। अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि √2/4 एक इरेशनल नंबर है, माइनस √2/4 भी एक इरेशनल नंबर है, पर जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आप देखोगे प्लस और माइनस कैंसल हो जाएंगे, विच मीन्स दैट इज इक्वल टू 0, और 0 तो रेशनल नंबर है। और कोई दूसरा केस लेते हैं, √2/4 प्लस √2/4, इन दोनों को ऐड कीजिए, दोनों इरेशनल है बट जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 और ऊपर में 2√2 जो कि इरेशनल है। तो इस केस में इरेशनल आ गया, इस केस में इरेशनल आ गया, जबकि दोनों ही केस में आपने एडिशन किया है, टू इरेशनल नंबर्स का एडिशन। तो यू कांट से व्हेन इट विल बी रेशनल एंड व्हेन इट विल बी इरेशनल, वो आपको ऐड करने के बाद मालूम चलेगा। तो अब उसी तरह सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो यू कांट से एनीथिंग, ये रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। ठीक वैसे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन यू कांट से एनीथिंग, इट कैन बी रेशनल और इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल √2 और √2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इरेशनल है, मल्टीप्लाई होगी आपको 2 देगा जो कि एक रेशनल है। बट अगर √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा √6 जो कि इरेशनल है। इसका मतलब अगेन यू कांट से, मल्टीप्लीकेशन में भी दो इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। ठीक वैसे अगर डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में भी आप यू कांट से एनीथिंग, इट मे बी रेशनल और इरेशनल। और साथ ही आपको कंडीशन में ये लिखना पड़ेगा, कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि g अपॉन h तो इरेशनल है, पहले ही बता दिया हमने, तो इरेशनल तो कभी 0 के इक्वल होता नहीं है क्योंकि 0 एक रेशनल है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक कंडीशन ऑलरेडी ये 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये इरेशनल है। तो इफेक्टिवली आपने रेशनल और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देख ली, ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज थी इनकी। अब मैं आपको दो नंबर्स को ऐड करूंगा जिसमें से एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर एंड c अपॉन d इज एन इरेशनल नंबर, और आप रेशनल और इरेशनल को जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा एज ए रिजल्ट। अगर आप a अपॉन बी और c अपॉन डी को ऐड करते हो तो ऑलवेज इन द रिजल्ट यू विल गेट एन इरेशनल नंबर। जब आप एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हो तो हमेशा आपको क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1/2 को √2 के साथ ऐड करोगे तो हमेशा आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 + 2 √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है। आप रेशनल और इरेशनल को ऐड करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर आप रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच सब्ट्रैक्शन करते हो तो भी आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ तो इन यू कांट से, ये आपका रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। तो रेशनल कब होगा इरेशनल कब होगा आपको मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप 3/4 को √5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3√5/8 मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिल गया जो कि इरेशनल है। बट 0 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे √5/2 से तो आपको 0 मिलेगा जो कि रेशनल है। तो आप ये कहोगे कि या तो ये 0 होगा या इरेशनल नंबर होगा। 0 जब a/b एक 0 रेशनल नंबर होगा तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा।
अदरवाइज इन ऑल अदर केस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इज द रेशनल नंबर, सेकंड इज द इरेशनल नंबर, और उनके बीच अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो यही दोनों केस आ सकते हैं, आइदर जीरो और इरेशनल। ठीक वैसे अगर डिवीजन करते हैं तो सेम यू कैन से दैट इट इज एन इरेशनल नंबर और जीरो, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए अपॉन बी अगर जीरो है और जीरो को डिवाइड करोगे आप √5/2 से, तो फिर से तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे, लाइक सी अपॉन डी को हम ए अपॉन बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? तो आपने जैसे ही बोल दिया कि ए अपॉन बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे एक पॉइंट आप डिनोट कर लो कि ए अपॉन बी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए अपॉन बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए अपॉन बी जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये नंबर डिफाइन ही नहीं होगा, ये ऑपरेशन डिफाइन ही नहीं होगा। तो जब आपने ये डिवीजन यहाँ बीच में लिखा और लेफ्ट साइड में सी अपॉन डी और राइट साइड में ए अपॉन बी लिखा है, इसका मतलब ए अपॉन बी बिकम्स अ डिविजर एंड सी अपॉन डी बिकम्स अ डिविडेंड, और न्यूमरेटर के फॉर्म में आप मान सकते हो इसको। तो ऐसे केस में आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। वेरी सिंपल, अगर आप यहाँ पे चेक कर लो √5/2 को अगर आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर से, फॉर एग्जांपल 4 से ही डिवाइड करते हो, तो √5/2 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू √5/8। तो ये क्या मिल गया आपको, इरेशनल नंबर मिल गया। तो सब सी अपॉन डी एक इरेशनल नंबर है, ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है। जैसे ही आपने सी अपॉन डी को ए अपॉन बी से डिवाइड किया है, तो आपने पहले ही आपको मेंशन करना पड़ेगा ए अपॉन बी जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल होगा तो ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है और ये डिवीजन पॉसिबल है, तो आपको रिजल्ट में हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और इस वाले केस में आपने देखा कि रेशनल नंबर पहले था और इरेशनल नंबर बाद में था और बीच में डिवीजन का ऑपरेशन था। तो इस केस में कुछ भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि ए अपॉन बी क्या है। अगर ए अपॉन बी जीरो है तो जीरो आएगा, अगर ये जीरो नहीं है तो इरेशनल आएगा। तो ये रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच के ऑपरेशन का आपको प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया। तो ये सारी टॉपिक्स में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो लेसन से। इसमें एक दो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेशनल और इरेशनल नंबर के, उन पे भी डिस्कशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। रेशनल नंबर या तो p/q के फॉर्म में मिलेगा आपको, या फिर अगर डेसिमल फॉर्म की बात करें, जब सपोज दैट अगर रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो या तो ये आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। आप पूछोगे सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या है, तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। या फिर आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। तो आपको मैं एक एक करके सब समझाता हूं। रेशनल नंबर को आप जब भी लिखोगे तो या तो p/q के फॉर्म में लिखोगे, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में लिखोगे। तो ये फॉर्म पे तो डिस्कशन हमने कर लिया अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में। टर्मिनेटिंग में डिस्कस नहीं किया है। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कोई भी डेसिमल नंबर अगर आप लेते हो 1.234, तो ये एक डेसिमल नंबर है। और यहां पे आप नोटिस क्या कर रहे हो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है आपके पास, नॉन जीरो डिजिट्स 2 3 4। तो डेसिमल के बाद यू हैव 3 डिजिट्स आर देयर एंड 4 के बाद कोई भी आपको नॉन जीरो डिजिट नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है। ये डेसिमल नंबर 4 के बाद टर्मिनेट हो गया है। 4 के बाद अगर आप जीरो लगाते भी हो तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता, बिकॉज दे आर ऑल सेम। 1.234 ही रहेगा ये जीरो लगाने के बाद भी लास्ट में। तो इफेक्टिवली ये यहाँ पे 4 के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है। इसका मतलब एक कौन सा डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और जितने भी रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के फॉर्म में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 5/2 लिख के दे रहा हूं, तो 5/2 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 को 2 से, तो ये आपको 2 2 जा 4 1 देन 0.0 2 5 जा 10 कैंसल आउट, सो इट बिकम्स 2.5। So 2.5 is a rational number because ये 5/2 के थ्रू ही आया है। इसी को हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल फॉर्म में। और हम सबको पता है 5/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है।
तो 2.5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और 2.5 कौन से फॉर्म में है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है। बट कोई दूसरा रेशनल नंबर एग्जांपल के फॉर्म में लीजिए, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 7/3। 7/3 एक रेशनल नंबर है, बट इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा देख लेते हैं। 7 को 3 से डिवाइड कीजिए, फर्स्ट टाइम में आप 2 से कैंसिल करोगे, 3 2 जा 6, so it is 1. Now put the decimal here and it is 0. Now 3 3 ja 9, again 1, put the 0, again 3 3 ja 9. So it is this pattern is repeating every time, so it is again 9 and so on. So आप देखोगे ये 2.3333 आ रहा है, इसका मतलब इस 7/3 का जो वैल्यू है वो हो गया है 2.333 डॉट डॉट डॉट, यानी सो ऑन। तो ये जो 333 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि ये डिजिट्स जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट होगा। इसका मतलब यहाँ इस नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और सब के सब 3 ही है। इसका मतलब ये नंबर को शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप 2.3 और 3 के ऊपर एक बार दे दो, क्योंकि बार का मीनिंग ये होता है कि ये जो डिजिट 3 है ये डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर है ये भी एक रेशनल नंबर है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। रिपीटिंग कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें डेसिमल के बाद कोई एक पैटर्न रिपीट हो रहा है डिजिट्स का, जैसे यहाँ 3 डिजिट का पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा रेशनल नंबर को 3 डिफरेंट फॉर्म्स में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। या तो वो p/q के फॉर्म में आप लिखोगे, या फिर आप टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, या फिर आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में लिखोगे। अभी आपके सामने 2-3 एग्जांपल्स मैं और देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 1.236 पे बार दे दिया हमने, तो आप बार देखो कहां पर है, 36 पे बार है ये, तो 36 पे बार है, इसका मतलब कि ये 36 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसको अगर एक्सपैंड करके लिखोगे तो आप 1.236 36 36 एंड डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग वाला फॉर्म आ चुका है। रिपीटिंग जहां भी होगा डेसिमल फॉर्म में वो एक रेशनल नंबर ही होगा। अभी अब ये कहना चाहें कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आप इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो 1.236 पे जो बार है इसको अगर p/q के फॉर्म में लिखना हो, तो जैसे 7/3 को तो आप इस फॉर्म में ले आए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में डिवाइड करके। बट अगर पहले से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में है और उससे आपको कहा जाए कि p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस मेथड को समझिए। मैं आपको यहां पे समझाता हूं कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको एज्यूम कर लेंगे x। आपने इस नंबर को x एज्यूम कर लिया, लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 1.2363636। आप ये देखो कि कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 3636 रिपीट हो रहा है। तो ये 36 जो नंबर है, इसमें 2 नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं, 3 एंड 6 बोथ। तो आप यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कहने का मतलब अगर कोई एक डिजिट रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई 2 डिजिट साथ में रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर कोई 3 डिजिट साथ में रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड जितने डिजिट्स रिपीट होंगे उतने ही जीरोस लगा के आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100, 1000, 10,000। डिपेंड करता है कि ये बार के नीचे कितने डिजिट हैं। बार के नीचे अगर 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर बार के नीचे 3 डिजिट्स है, जैसे यहाँ बार के नीचे सिर्फ 2 डिजिट है, 3 एंड 6, 2 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 3 और 6 के ऊपर बार है, इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप देखो, जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 123.6363636 एंड सो ऑन। आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहां पे लिख देता हूं 100x इज इक्वल टू 123.6363636 एंड सो ऑन। और x क्या था आपका 1.2363636 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप माइनस करोगे तो ये 3636 ये सब जीरो बन जाएगा, एंड 6 में जब 2 लेस करोगे तो 4 आ जाएगा। डेसिमल का डेसिमल से माइनस होता नहीं है, डेसिमल ही रहेगा। 3 से 1 लेस होगा तो 2 हो जाएगा। 12 ही रहेगा, और इक्वल टू यहां पे जब माइनस करोगे तो 100x माइनस x बिकम्स 99x। तो आपने नोटिस क्या किया, ये जितने भी आपके 3636 वाले पैटर्न थे वो सब जीरो के इक्वल हो गए, और डेसिमल के लास्ट में जब जीरो जाते हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है।
तो 0 0 ये आप ये इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। आपको फाइनली क्या मिल गया, 6 - 2 4, डेसिमल के बाद से एक सिंगल डिजिट आपको मिला 4, और उसके पहले 3 - 1 2 एंड 12 12, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था यानी 0 था। तो 2 - 0 2 एंड 1 - 0 1। सो 99x इज इक्वल टू 122.4। सो x इज इक्वल टू 122.4 अपॉन 99। अभी भी आप नोटिस करोगे यहाँ पे डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हम रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1224 अपॉन 990। तो आप कहोगे सर अभी भी क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो ये इतना तो है कि p अपॉन q के फॉर्म में आ गया, पर क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं। अगर आप नोटिस करोगे तो ऊपर नीचे आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से ऊपर से कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12 एंड 3 8 जा 24, 408, और नीचे में 330 आ जाएगा। अगेन क्या ये 3 से कैंसिल होगा? देख लेते हैं 3 से कैंसिल हो रहा है। ये 13 3 जा 39 एंड देन 3 6 जा 18, और ये 110। अब ये शायद कैंसिल नहीं होगा, अभी भी कैंसिल हो रहा है। ये आई थिंक 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 से कैंसिल करते हैं तो ऊपर आएगा आपको 2 6 जा and 2 8 जा and it is 55. So now it is in the simplest form. So ये जो वैल्यू है 1.236 बार, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आ गया 68/55। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जब भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का फॉर्म दे दिया जाए और उससे कहा जाए कन्वर्ट कीजिए p अपॉन q के फॉर्म में, तो आप ये देखना कि जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो कितने डिजिट्स हैं। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 एंड 6। इसका मतलब 2 जीरो से क्या बनता है, 100 बनता है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको ऊपर रखेंगे 100x को, और उसके नीचे x रख के माइनस कर देंगे, और उससे आपको इजीली x का जो फॉर्म है वो p अपॉन q के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर ये देखना है कि क्या उसमें कोई कॉमन फैक्टर है जिससे वो कैंसिल हो जाए। तो 3 से जब तक कैंसिल हो रहा था हमने कैंसिल किया इसको, और लास्ट में जो हमारा आंसर आ गया 68/55, दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी कई एग्जांपल्स आप ले सकते हो, बहुत सारा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 5.2 एंड 2 पे बार है, आप इसको सॉल्व कर लेना, और अगर डाउट होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर देना, हम आपका आंसर इस पे रिप्लाई दे देंगे बहुत जल्दी इसको सॉल्व करके। अब सेकंड इज लाइक, अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम टर्मिनेटिंग वाला ही देते हैं, फॉर एग्जांपल 2.4 दे दिया हमने, 2.4 जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, 4 के बाद टर्मिनेट हो चुका है ये, तो इसका मतलब इसको p अपॉन q के फॉर्म में अगर लिखना है तो आप वेरी सिंपल, इस 4 जो डेसिमल को अगर रिमूव करते हो तो उसके पास एक सिंगल डिजिट है, तो नीचे में सिर्फ 10 आएगा, ऊपर में 24 आएगा ना। इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो 2 से ये 12 टाइम्स में कैंसिल, और 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल, तो ये हो गया 12/5। ये बहुत ही सिंपल था। टर्मिनेटिंग में बस आपको डेसिमल को रिमूव करना है, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने वाले जीरोज नीचे आ जाएंगे। एक डिजिट है तो 10 आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 आएगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 1000 आएगा, एंड सो ऑन। और कैंसिल आउट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज योर p अपॉन q फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। तो ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझे, रिवाइज करें, इसको नोट कर लें। एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की, उसको भी डिस्कस करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। जो भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी बात करूं, लाइक मैंने पहले ही बोल दिया है कि a अपॉन b इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, फॉर एग्जांपल p अपॉन q। मैंने पहले ही बता दिया है p अपॉन q एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। यस, क्योंकि इसको अगर कन्वर्ट करोगे या फिर जो भी है, p अपॉन q को अगर आपको कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल डेसिमल फॉर्म, ऐसे लिख देता हूं मैं, डेसिमल फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p अपॉन q का जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है। p अपॉन q पहले से आपको पता है कि वो एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर के 2 ही तरह के डेसिमल फॉर्म होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म होते हैं। तो पहले से आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि p अपॉन q एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कि डेसिमल फॉर्म क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे केस में जो आपका q है कैन बी रिटन एज,
Q मीन्स डेनोमिनेटर, रेशनल नंबर का जो नीचे वाला पार्ट है Q कैन बी रिटेन एज 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n are whole numbers. तो आप पूछोगे सर ये समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, आप क्या बोल रहे हो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और इसको हम Q को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इसके लिए आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं एक नंबर रखता हूँ 36/16 और इस नंबर को आपको ये देखना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो आप डिवाइड कर लेना, ये टर्मिनेटिंग ही आएगा. आप सपोज करो इसको डिवाइड कर ले तो 36 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 2 जा 32, then 4, then decimal 0, 16 2 जा 32, then 8 0, 16 5 जा 80. तो आपने देखा ये क्या आ गया 2.25 आ गया. तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है. तो ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर डेसिमल फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो इसका जो Q डेनोमिनेटर है वो मस्ट बी रिटन एज 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n are whole numbers. तो अब यहाँ पे हम चेक करने वाले क्या यहाँ पे Q का जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में आता है. तो आप पहले ये देखो कि यहाँ पे Q कौन सा नंबर है. Q यहाँ पे 16 है. ओके, Q यहाँ पे 16 है. लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है. तो आप इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ. 36/16 को आप कैंसिल आउट कर लो. आई थिंक ये 2 से कैंसिल होगा, 2 18 से कैंसिल होगा और ये 2 8 से कैंसिल होगा. फिर अगेन 2 से कैंसिल करो, 2 4 जा एंड 2 9 जा. तो इफेक्टिवली ये आ गया 9/4. जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए उसके बाद चेक करो कि क्या इसका जो Q है वो इस फॉर्म में है कि नहीं है. देख लेते हैं. तो Q इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे. तो 4 को अगर आप चाहो तो 2 into 2 लिख सकते हो. ऑब्वियसली बात है 4 को आप 2 into 2 और 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है आपको. तो 4 को तो आप 2 into 2 लिख सकते हो. इसका मतलब ये हो गया 2 raised to the power 2, क्योंकि 2 को अगर 2 बार रिपीट करोगे मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ तो जितनी बार रिपीट होगा उतना पावर आ जाएगा. 2 यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, इसका मतलब पावर 2 आ गया है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है. तो इस तरीके से आपका Q का वैल्यू आ गया 2 पे पावर 2. तो आप कहोगे सर यहाँ तो 5 है ही नहीं. 5 आप लिख सकते हो कैसे, देखो, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है m and n आर होल नंबर्स. अब होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से. 0 1 2 3 4 5 6 आर होल नंबर्स. तो अगर मैं चाहूं तो 5 raised to the power 0 यहां पे लिख सकता हूं. क्यों, क्योंकि 5 raised to the power 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका सेम नंबर ही देगा. तो इफेक्टिवली इसका कोई भी इंपॉर्टेंस, आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा Q पे, और ये ऑलवेज इक्वल टू 4 ही होगा. तो इसका मतलब आपने Q को इस फॉर्म में लिख दिया, कैन बी रिटेन एज 2 raised to the power m एंड 5 raised to the power n. तो यहाँ पे m का वैल्यू आ गया है 2 और n का वैल्यू आ गया है 0. तो मेरा बस यही एक मोटो था कि इस प्रॉपर्टी को एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना कि कोई भी P अपॉन Q का जो फॉर्म होगा रेशनल नंबर का, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, अगर उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें और वो टर्मिनेटिंग हो, तो वैसे केस में Q जो उसका डेनोमिनेटर है वो हमेशा इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. आप उसको कर सकते हो एक्सप्रेस. ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 9/500. 9/500 एक रेशनल नंबर है क्योंकि ऊपर नीचे दोनों इंटीजर है, और आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है. तो देख लेते हैं 9/500 क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. तो सिंपल सी बात है 9/5 into 100 लिख लो इसको, और एक काम करते हैं 9 को 5 से डिवाइड करते हैं. तो 5 1 जा 5 एंड 4 0 पॉइंट यहाँ पे 5 8 जा 40. सो इट बिकम्स 1.8/100. तो इफेक्टिवली हो गया ये 0.018. तो ये जो 9/500 है किसके इक्वल हो गया, 0.018 के इक्वल हो गया, और 0.018 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. तो आपने क्या देखा कि ये जो 9/500 रेशनल नंबर है वो क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ भी फुलफिल होनी चाहिए. तो देख लेते हैं, ये जो 500 है 9/500 का सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ और तो होगा नहीं, यही होगा, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं. 9 से 500 कैंसिल नहीं होता है. तो वेरी सिंपल, आप क्या करोगे 500 को जो कि Q है
इसको आप इस फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे, क्योंकि प्रॉपर्टी जो कहती है वो यही कहती है कि ये जो q है उसको आप 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं, 500 को एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करने का तरीका आपको पता है, 500 2 से कैंसिल करो इसको, 250, अगेन 2 से 125 एंड अगेन 5 से 25, अगेन 5 से 5। अब और ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, सो इट बिकम्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। नाउ चेक हाउ मेनी टाइम्स 2 इज रिपीटेड, 2 टाइम्स, तो 2 पे पावर 2 हो गया एंड 5 कितनी बार रिपीट हुआ यहाँ पे, 3 टाइम्स, तो 5 पे पावर 3 हो गया। तो Q का फॉर्म कुछ आप देखो ऐसा आ चुका है, 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर n। तो जितने भी रेशनल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हो गए उसको जो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लोगे कैंसल आउट करके, उस केस में Q कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n। ओके, तो इस वीडियो लेसन में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप इस वीडियो लेसन में ओवरऑल आपको क्या क्या नॉलेज मिल चुका है, आपने रियल नंबर समझ लिया, रियल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और रेशनल नंबर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जाना आपने कि अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा तो उसमें डिनोमिनेटर Q का फॉर्म 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो ये सारे ओवरऑल नॉलेज को आप कंटेन करके रखें किसी नोटबुक में, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज रह गई इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर मेल या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। आप इस वीडियो लेसन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ रियल नंबर्स को। सो ओके स्टूडेंट्स, आपसे अब नेक्स्ट वीडियो लेसन में इंटरेक्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे फोकस एंड स्टडी वेल।